को जो है कैसे लिया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। भाई हमने सबसे पहले जाना कि लैंग्वेज जो है वो क्या है। देन वी केम टू द पॉइंट कि भाई एवरीथिंग हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, एवरी एविडेंस हैज़ टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। बिल्कुल। फिर समन्स केस में कैसे रिकॉर्ड होता है, वारंट केस में कैसे रिकॉर्ड होता है, आपका सेशंस कोर्ट में कैसे रिकॉर्ड होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको रीड ओवर एक्सप्लेन करना है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड के भी बारे में हमने सेम चीज़ें जो है जानी। नाउ देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर you cannot obtain the presence of witness due to some reasons। और फिर ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, भाई उसकी टेस्टिमनी तो ज़रूरी है, तो आप उसके पास ही चले जाएं सीधे और उसके पास जाकर के उसकी टेस्टिमनी को डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लें। एक ये तरीका है। इसी के लिए जो है कमीशंस जारी किए जाते हैं। क्या जारी किया जाता है? कमीशन जारी किया जाता है और कमीशन जारी करने के बाद में जो है वो कमीशन जो है एविडेंस ऐसे व्यक्ति का ले लेगा। कमीशन का मतलब क्या है? 2-4 लोग जाएंगे? नहीं, कमीशन का मतलब है एक ही व्यक्ति। रिस्पेक्टिव जगह का जो भी सीजीएम होगा आप उसको लिख करके भेजेंगे, तो या तो मैजिस्ट्रेट साहब खुद चले जाएंगे, सीजीएम साहब, या किसी और दूसरे जुडिशियल ऑफिसर को या ऑफिसर को अपॉइंट कर देंगे इस बिहाफ में। वो जाकर के जो है एविडेंस ऐसे व्यक्ति का ले लेगा, या तो उसको बुला लेगा अपने ही पास में, अगर ज़्यादा जगह दूर जो वो जगह जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस व्यक्ति को खुद पास में बुला करके एविडेंस जो है या रिकॉर्ड कर लेगा, या फिर खुद उसके पास चला जाएगा और वहाँ जाकर के एविडेंस जो है रिकॉर्ड करेगा। तो कुछ सिचुएशंस हमें जाननी है कि भाई कौन कौन सी सिचुएशन में जो है आप कमीशन से इशू कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है उसको बुलाने से, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, है ना, कुछ रीजनेबल सर्कमस्टांसेस हो गए, तो ऐसे केसेस में जो जनरली आप क्या करते हैं, कमीशंस जारी करते हैं। भाई कुछ लोग हैं जिनके लिए हमेशा कमीशन जारी किए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, इनके लिए हमेशा जो है कमीशंस ही जारी किए जाते हैं जनरली। अब भाई ये कमीशंस किसको जारी किए जाएंगे, तो मैंने बताया जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ के सीजीएम। अब देखो, जब विटनेस का एग्जामिनेशन होता है कोर्ट के अंदर, उसका एविडेंस लिया जाता है, तो एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर कैसे होगा, तो बोला गया कि पार्टीज फ्री हैं अपनी इंटेरोगेटरी सबमिट करने के लिए। इंटेरोगेटरीज मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें उनके सारे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चंस सारे वहाँ पर लिखे हुए हैं। वो क्वेश्चंस लिख करके आप जो है भेज सकते हैं। फिर जो जिसको कमीशन जारी किया गया है, जिस मैजिस्ट्रेट को, जिस जज को, वो क्या करेगा, उन रेलेवेंट क्वेश्चंस को, उन इंटरोगेटरीज के बेसिस पे उन रेलेवेंट क्वेश्चंस को जो है पूछ लेगा और उनका जो है रिपोर्ट तैयार कर लेगा। और जब रिपोर्ट तैयार हो गई तो इसको वापस से एविडेंस लेकर के उस एविडेंस को वापस से वहाँ पर भेज देगा जिस कोर्ट ने कमीशन जारी किया था। अच्छा, यहाँ पर फिर भी अगर पार्टीज चाहें कि वो एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहती हैं, तो ऐसे केसेस में पार्टीज वहीं पर जाकर जहां एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, अगर एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड किया जा रहा है, कमीशन कोर्ट में रिकॉर्ड कर रहा है एविडेंस को, तो आप कोर्ट में जाकर के या फिर उस जगह जाकर के जहां पर पार्टी अवेलेबल है वहीं पर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के समय पहुंच करके एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और जब एविडेंस रिकॉर्ड हो गया तो कमीशन जो है रिटर्न किया जाएगा, वापस आएगा और बता देगा कि भाई जो है हमने एग्जामिनेशन जो है कर लिया है। मेरी समझ से इतनी बात जो है आपको समझ में आ रही होगी, बहुत आसान सी बातें हैं। तो ये तो हो गई जनरली कमीशन की बात जो हम भी करने वाले। फिर इसके बाद हम कुछ और लोगों के, स्पेसिफिक लोगों के एविडेंस की बात करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं। सेक्शन ये नहीं आता कि क्या है कैसा है, नहीं, वो सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर और बोलता है कि भाई ये लोग जो है इनका एविडेंस कौन से सेक्शन में दिया गया है, सीधे सेक्शन नंबर पूछता है और कुछ रेलेवेंट नहीं है। मैं बताऊं, कमीशंस जो है आपका सिविल प्रोसीजर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्रिमिनल लॉ का उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं, देयर आर रेयर चांसेस
कि आपको कभी कमीशन पूछा जाए। हाँ, कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दैट मैंने आपको उतना तो लगभग अभी बता दिया है। इफ़ यू रिमेंबर दी सेक्शन नंबर्स और मेरी कही हुई सारी बातें अगर आपको याद रहती हैं तो लगभग आपने कमीशन जो है समझ ही ली। बट सिविल लॉ के अंदर हम कमीशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डर 40 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर कई सारे काम जो है कमीशन करता है। यहाँ पर एक दो काम ही है, सॉरी रिसीवर है वो तो 26 आपका कमीशन ऑर्डर 20 ऑर्डर 40 बोल गया आपको, ठीक है। वहाँ पर कमीशन जो है वो काफ़ी काम करे, ठीक है। चलिए ज़रा एक बार प्रोविजंस जो है स्टार्ट करते हैं आपके सामने पढ़ना और आप साथ ही साथ देखते जाएंगे। देयर इज़ नथिंग मच विच इज़ टू बी डिस्कस्ड विच विल बॉदर यू, देयर इज़ नथिंग मच, ठीक है। देखिएगा ज़रा, whenever in the course of inquiry, trial or the proceeding under the Sanhita, it appears to a court or magistrate the examination of witness is necessary. कोर्ट को लगता है कि एक विटनेस का एग्जामिनेशन न्याय हितों के लिए बड़ा ज़रूरी है। एंड दी अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस कैन नॉट बी प्रक्योर्ड, और उसकी अटेंडेंस जो है वो प्रक्योर नहीं की जा सकती है किस चीज़ के बिना, विदाउट डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस, जो कि पर्टिकुलर केस में अनरीजनेबल है। तो ऐसे कोर्ट में क्या करेगा, कोर्ट में डिस्पेंस विथ अटेंडेंस, कोर्ट जो है अटेंडेंस को डिस्पेंस कर देगा और कमीशंस जो है जारी कर देगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कोई दिक्कत बताइए जरा। अब नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइजो, जहां पर एग्जामिनेशन किसी प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का या एडमिनिस्ट्रेटर का होना है तो वहां पर कमीशंस को ही जारी किया जाएगा, शैल बी इशूड एज अ विटनेस, विटनेस के तौर पे एग्जामिनेशन करने के लिए कमीशन ही जारी किया जाएगा। देखिए जरा आगे, कोर्ट में when issuing commission for examination of a witness for prosecution direct that such amount as court considers reasonable to meet the expenses of the accused including the advocate's fees be paid by the prosecution। जहाँ पर भी भाई एग्जामिनेशन वगैरह के लिए कोई कमीशन जारी किया जाएगा तो वहाँ पर खर्चे होंगे और उस खर्चे को डिपॉजिट करने के लिए अक्यूज के जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को मीट करने के लिए वो खर्चे प्रोसिक्यूशन को बोला जा सकता है कि आप कोर्ट में जमा करें। इसमें एडवोकेट की फीस भी शामिल हो सकती है, एडवोकेट को भी वहाँ पे जाना पड़ेगा क्रॉस वगैरह करने के लिए, तो वो खर्चे जो है कोर्ट में जमा करने के लिए बोल सकते हैं। कमीशन जारी किसको किया जाएगा मैं आपको बता चुका हूँ, आप वहाँ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जारी करेंगे। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, कहाँ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, जहाँ ऐसे विटनेस का होना पाया जाता है, जिस जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस पाया जा रहा है वहां के सीजीएम को भेज देंगे, ठीक है। और भाई मान लीजिए वहां पर सीजीएम नहीं है, सीजीएम क्यों नहीं है, ये संहिता जो है एक्सटेंड ही नहीं होती है। ऐसी टेरिटरीज की बात हो रही है जहां पर ये अधिनियम जो है हमारा, संहिता जो है बीएनएसएस, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे केसेस में ऐसे कोर्ट या ऐसे ऑफिसर जिनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है, आप उनको जो है कमीशन जारी कर देंगे। और भाई किसी और दूसरे प्लेस पे जो कि इंडिया से बाहर है वहाँ पर तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अरेंजमेंट्स बनाए गए होंगे जिनको हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप उन कोर्ट्स को जो है, उन अथॉरिटीज़ को जो है ट्रांसमिट कर देंगे और वो कोर्ट जो है उस पर आपका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करके वापस से आपको भेज देंगे अकॉर्डिंग टू दैट अरेंजमेंट विच हैज़ बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूशन कैसे करोगे भाई, एग्जीक्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले उस व्यक्ति को समन करोगे। आपके पास मान लीजिए देयर इज अ सीजीएम इन भोपाल और वो जो है किसी जबलपुर में बैठे हुए व्यक्ति का एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो वो समन जारी, वो कमीशन जारी करेंगे जबलपुर के सीजीएम साहब को। जबलपुर के सीजीएम साहब क्या करेंगे, उस विटनेस को समन करेंगे। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैंने बताया था, आप खुद उस जगह चले जाओ, या तो विटनेस को अपने पास बुला लो या जहां पर विटनेस है वहीं खुद चले जाओ और उसके बाद में उसके एविडेंस को ले लो। इन द सेम मैनर एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज सेम पावर एज इन ट्रायल ऑफ वारंट केसेस अंडर। उस तरीके से आपको एविडेंस जो है रिकॉर्ड कर लेना, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, नरेशन के फॉर्म में।
ठीक है, कोई दिक्कत बताओ जरा। अब पार्टीज एग्जामिन करना चाहें तो मैंने बताया इंटेरोगेटरीज के थ्रू करेंगे, प्रश्नावली बना लेंगे। इंटेरोगेटरीज मतलब क्वेश्चंस लिख लोगे आप सारे के सारे, इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटरीज। वो सबमिट कर दीजिए, उन रेलेवेंट क्वेश्चन को पूछ करके जो है आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उस विटनेस का एविडेंस लिया जाएगा आपके इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हीं मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर हो जाइए जिनको कमीशन जारी किया गया है, और उनके पास अपीयर होकर के आप क्या कर सकते हैं, इन पर्सन एग्जामिन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं ऐसे विटनेस। अब इसके बाद क्या करोगे भाई, जब आपने कमीशन आपको जारी किया गया था, आपने कमीशन कर लिया, एविडेंस ले लिया, तो आप उसको रिटर्न कर दोगे, रिटर्न ऑफ कमीशन। ठीक है, और जहां पर भी देखिए कमीशन जारी किया जाएगा उतने टाइम के लिए आपको जो ट्रायल है, प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी है, उसको क्या करना पड़ेगा, एडजॉर्न करना पड़ेगा, ताकि कमीशन एग्जीक्यूट हो सके और वापस आपके पास एविडेंस आए, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। तो एडजॉर्न कर दिया जाएगा प्रोसीडिंग। फिर इसके बाद 325 जो है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस के साथ डील करता है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि भाई बाहर से अगर कोई कमीशंस आते हैं तो उनको कैसे करोगे आप, तो ऑब्वियसली बात है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल जो है वो अहम। नाउ देयर इज सेक्शन 326, ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट, मेडिकल विटनेस। सेक्शन 327 आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। सेक्शन 328 evidence of officers of mint. Section 329 reports of certain government scientific experts. आपको ये सारे सेक्शंस याद होने, 328, 326, 327, 328, 26 से लगा करके 29, मेडिकल विटनेस, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, मिंट, और साथ ही साथ आपका जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं उनके एविडेंस। इनके एविडेंस को कैसे लिया जाएगा, कैसे रिसीव किया जाएगा, तो भाई बोला गया अगर अभी आपको किसी सिविल सर्जन को सीधे पूछा जाता, मैंने क्या बताया, इसमें ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जामिनर, हम अंदर का भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं पीटी में ये पूछा जाएगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको ये पूछा जाएगा, और प्रिलिमिनरी टेस्ट में केवल और केवल आपसे सेक्शन नंबर पूछेगा। सेक्शन 327 डील्स विथ disposition of medical witness, identification of report of magistrate, evidence of officers of mint, none of the above. You have to mark the right answer. इसलिए मैंने बताया कि आपके लिए सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 26, 27, 28 एंड 329। अब अंदर जो बातें लिखी बड़ी आसान सी, नॉर्मल सी बातें लिखी हुई हैं, there is nothing much which will bother you। बोला गया कि किसी मेडिकल विटनेस की, मतलब कोई सिविल सर्जन है या कोई दूसरा मेडिकल विटनेस है, कोई दूसरा डॉक्टर है, अगर इनका एविडेंस लेना है तो भाई एक्यूज्ड के प्रेजेंस में लिया जाएगा, टेकन एंड अटेस्टेड बाय मैजिस्ट्रेट इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। और बहुत बार हो सकता है वो ना आ पाए तो कमीशन पर भी लिया जा सकता है, और फिर उसको यूज किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा कैसे, ऐसी इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग में। चाहे, दिस इज इंपॉर्टेंट, चाहे ऐसे व्यक्ति को विटनेस के तौर पे कॉल ना किया गया हो तब उसके एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाए, ऑल्दो द डिपोनेंट इज नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस। ठीक है, और अगर कोर्ट को लगे कि नहीं भाई इसको एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है तो समन करेंगे और एग्जामिन भी कर सकते हैं ऐसे डिपोनेंट को जो भी डिस्पोजिशन वो देते हैं उसके रिगार्डिंग। अदरवाइज उसकी डिस्पोजिशन बस लेनी है, डिस्पोजिशन ले ली मतलब उसको विटनेस के तौर पे कॉल नहीं किया आपने, विटनेस के तौर पे कॉल नहीं किया तो एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन की क्या बात आएगी, नहीं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर, अक्यूज या प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर, कि इस डिस्पोजिशन के लिए कि जो इन्होंने यहाँ पे डिपोज किया है इसको हम एग्जामिन भी करना चाहते हैं, तो फिर वो एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और फिर कोर्ट चाहे तो आपको एग्जामिनेशन अलाउ कर सकता है। नाउ आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट।
भाई बहुत बार क्या होगा, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया मान लीजिए, अब ये वही व्यक्ति है जिसने अपराध किया या नहीं किया, इसके लिए आपको इसका क्या कराना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन परेड। क्या करानी पड़ती है आपको, आइडेंटिफिकेशन परेड करानी पड़ती है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड आपने कराया, आइडेंटिफिकेशन परेड कराने के बाद में जो विक्टिम है वो आया, उसने पहचान लिया कि भाई हाँ ये व्यक्ति जो है ये वही है जिसने मेरे साथ अपराध किया था, बिल्कुल आपने पहचान लिया। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको हम आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट कहते हैं। जनरली ये मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा तैयार की जाती है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, पता नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन बाद में हुआ तो उसकी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनेगी। कोई वस्तु खो गई, वो वस्तु किसकी है उसने आइडेंटिफाई कर ली, उसकी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनेगी। तो अगर कोई आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बनाई गई, तो ऐसी रिपोर्ट को ही जो है आप एविडेंस में शामिल कर लेंगे। अलग से मैजिस्ट्रेट साहब को विटनेस के तौर पे बुलाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि 326 में भी था। विटनेस के तौर पे क्यों बुला रहे हो, उसने जो डिस्पोजिशन दे दी बस उस डिस्पोजिशन को अक्यूज के प्रेजेंस में लेना, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन नहीं कराना है। यहां पर 327 में उस व्यक्ति को भी नहीं बुला रहे हो आप, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी नहीं बुला रहे हो, केवल उनकी रिपोर्ट को ही कंसीडर कर ले रहे हो। किसके तौर पे, रिपोर्ट को ही किसके तौर पे कंसीडर कर ले रहे हो आप, एविडेंस के तौर पे कंसीडर, तो विटनेस के तौर पे नहीं बुला रहे हो। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे सबसेक्शन 2 326 में लिखा था वही बात आपकी 327 में लिखी है, आप एप्लीकेशन लगा करके समन करके मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को बुला सकते हो और उनको अपनी ही रिपोर्ट पर क्या करा सकते हो, आप एग्जामिन कर सकते हो। यही बातें सारी लिखी हुई 327 में। Any document purporting to be a report of identification under the hand of executive magistrate in respect of a person or property may be used as evidence, evidence के तौर पे यूज की जा सकती है, although the magistrate is not called as a witness। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां पे एक प्रोवाइजो और दिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिपोर्ट कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ एनी सस्पेक्ट और विटनेस to which any provisions of section 19, 26, 27, 158 or 160 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam apply, such a statement shall not be used under this subsection except in accordance with the provisions of those। भाई कहीं पे मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज कर लिया गया, कहीं पर वो एडमिशन के तौर पे आ गया, कहीं कन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पे आ गया, और जहां पर विटनेस को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे तौर पे तभी इसका यूज किया जाएगा जब उन प्रोविजंस को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर उन प्रोविजंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर आप जो है इन पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर प्रोविजन सबसेक्शन का यूज नहीं कर, पहले आपको वो वहां के रूल्स जो हैं, साक्ष्य अधिनियम के रूल्स पहले फुलफिल करने पड़ेंगे, वहाँ पर जो बातें लिखी हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है फिर आप इस सबसेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2 बड़ा आसान है कि भाई आपने रिपोर्ट बुला ली, अब कोई पार्टी चाहती है कि नहीं हम तो एग्जामिन करेंगे, तो आप समन करके उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं ऐसे मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए ज़रा, एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट क्यों जरूरत पड़ती है भाई, कोई जब आप कॉइन से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन वगैरह होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे केसेस में उनके एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो मिंट के ऑफिसर्स हैं उनके एविडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो उनकी रिपोर्ट होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिपोर्ट है ऐसे गजटेड ऑफिसर की जो मिंट में काम करते हैं, ऑफिसर जो कि मिंट में काम करते हैं, उसको एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल वही बातें आपको यहाँ पर रिपीट करी गई हैं। नेक्स्ट देखिए 329, रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक ऑफिसर्स। अब गवर्नमेंट साइंटिफिक ऑफिसर फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक के लिए, एफएसएल के लिए भेजा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आपने कोई सैंपल भेजा डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए या फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस का पता कराने के लिए। अब हमारे यहाँ पर जैसे कि एक ही लेबोरेटरी है, सागर में सिचुएटेड है, वो सारी एफएसएल रिपोर्ट वहीं से बनती हैं।
और अगर उस व्यक्ति को बार बार बुलाया जाने लगा हर एक कोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट के लिए, तो वो तो परेशान हो जाएगा। कब फिर वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके एविडेंस निकाले, जब वो केवल कोर्ट कोर्ट घूम रहा है, इस कोर्ट कभी उस कोर्ट। तो ऐसे में बोला गया कि जो रिपोर्ट्स उनके द्वारा बनाई जाती हैं उनको ही आप एविडेंस में यूज कर सकते। हाँ, अगर कोई पार्टी चाहती है कि भाई बुलाया जाए इस व्यक्ति को, तो वो एप्लीकेशन जो है लगा सकती है, और कोर्ट चाहे तो कोर्ट भी ऐसा कर सकता है। लेकिन जब तक कि रिपोर्ट को डिस्प्यूट नहीं किया जाता है, जब तक कि रिपोर्ट डिस्प्यूटेड नहीं है, तब तक आप जो है रिपोर्ट को एज एविडेंस डायरेक्टली ले लेंगे, बिना उस व्यक्ति को विटनेस के तौर पे बुलाए। बिल्कुल आसान सी बातें, बिल्कुल वैसे ही ऊपर। अब यहाँ पर आपको ये जरूर देखना है कौन कौन से लोग हैं। तो केमिकल एग्जामिनर, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू गवर्नमेंट, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी और स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, और सेरोलॉजिस्ट ऑफ टू द गवर्नमेंट, एनी अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट स्पेसिफाइड और सर्टिफाइड बाय द नोटिफिकेशन बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। ये नाम जो है आपको पता होने चाहिए भाई। पहला केमिकल, एक्सप्लोजिव, फिंगरप्रिंट, हैफकिन इंस्टीट्यूट जो है आपका बॉम्बे में है, जो सिचुएटेड है, वो बायोमेडिकल रिसर्च वगैरह के लिए डेवलप किया गया था। प्लेग सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका हैफकिन जो है, डॉक्टर हैफकिन, इन्होंने प्लेग के लिए मेरे समझ से वैक्सीन जो है बनाई थी, तो उसके लिए वो फेमस है, ठीक है। तो जो, और फिर उसके बाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो गई, सेरोलॉजिस्ट हो गया, ये जो गवर्नमेंट को होता है, या दूसरे साइंटिफिक एक्सपर्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, सर्टिफाई किए जाते हैं, वो सारे लोग जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में आते हैं। मेरी समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है क्या इसको लेकर के, बताइए ज़रा। इनकी रिपोर्ट्स को ही एविडेंस में ले लेना है, इनको अलग से बुलाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि डिस्प्यूट नहीं किया जाता है रिपोर्ट। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, बताइए, है क्या कोई समझ, है क्या कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ये समझिए ज़रा। 326 से जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा तो उसके बाद के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। देखिए, जब भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी पार्टी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे वो डिफेंस हो, जब वो ट्रायल कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना चाहते हैं तो एक लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट की बना करके देंगे, और उसी लिस्ट से जो है डॉक्यूमेंट को सप्लाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट कोर्ट को सप्लाई किया जाएगा, ऑपोजिट पार्टी को सप्लाई किया जाएगा। तो जब भी ऑपोजिट पार्टी को डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाता है, कोर्ट को डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाता है, तो इट इज सप्लाइड विद द एक्सपेक्टेशन कि आप उसको या तो एडमिट करें या डिनाई करें, कि हाँ भाई मैं इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करता हूं, मैं इस डॉक्यूमेंट को डिनाई करता हूं। अब जिन डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन हो चुका है, क्या बताइए उनको प्रूव करने की जरूरत है? भाई दो पार्टीज के बीच में केस है, एक पार्टी ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, दूसरे पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया। Now there is admission of the document. Whether this document is required to be proved? The answer is no. Why will you waste the time of the court in such procedural formalities where the document has already been admitted in the evidence? तो उसको डायरेक्टली जो है एविडेंस में लिया जाएगा, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, कोर्ट चाहे तो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करके राइटिंग में जो है बोल सकता है कि हाँ हमें भाई इसको आप प्रूव करो। आ रही है बात समझ? अच्छा, ये एडमिशन कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? पहले टाइम लिमिट नहीं था, सप्लाई किया डॉक्यूमेंट एडमिट करना है नहीं करना है। अभी बोला जिस दिन डॉक्यूमेंट सप्लाई करा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर या तो एडमिट करना है या डिनाई करना है। या तो एडमिट करेंगे आप डॉक्यूमेंट या डिनाई करेंगे। अब जिनका एडमिशन हो गया है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे ही एविडेंस में लिया जा सकता है। अदरवाइज उसको एविडेंस को क्या करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रूव करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को, उसके बाद ही उसको एविडेंस में एडमिट किया जाएगा।
ठीक है, अब कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है नहीं है, अगर ये डिस्प्यूट हुआ तो फिर भाई कोर्ट बोलेगा कि इस पे जो सिग्नेचर है इसको प्रूव किया जाए। अगर भाई वो सिग्नेचर डिस्प्यूटेड नहीं है, जेन्युइननेस ही डिस्प्यूटेड नहीं है, तो डायरेक्टली आप उसको बिना प्रूफ किए क्या कर लेंगे, एविडेंस में रिसीव कर। दिस इज सेक्शन 330। जो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी where the genuineness of the document is not disputed. Next, 331, affidavit and proof of conduct of public servant. अब पब्लिक सर्वेंट ने क्या कंडक्ट रहा है, क्योंकि भाई वो वहां पर गए, उन्होंने लोगों से पूछताछ की, ये किया वो किया, नक्शा बनाया, जो भी किया, फॉर्मल प्रूफ उसके लिए डायरेक्टली उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना एविडेंस जो है एफिडेविट पर दे सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? वो अपने कंडक्ट का प्रूफ कैसे देंगे, एफिडेविट पर देंगे। एविडेंस ऑफ फॉर्मल करेक्टर ऑन एफिडेविट। अब किसी व्यक्ति का फॉर्मल करेक्टर क्या है, वेदर ही हैज वर्कड एज अ पुलिस ऑफिसर, वेदर ही वाज सर्विंग टू द गवर्नमेंट, व्हाट वाज हिज फॉर्मल करेक्टर, व्हाट वाज हिज पोजीशन, इसको प्रूव करने के लिए भी जो है एफिडेविट जो है दिया जा सकता है। हाँ, अगर कोई पार्टी डिस्प्यूट करे चाहे तो समन और एग्जामिन तो किया ही जा सकता है बुला करके। कौन से फैक्ट पे, जो फैक्ट एफिडेविट में कंटेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई बार बार एफिडेविट की बात आ गई, तो एफिडेविट किसके सामने स्वर्न किए जाएंगे, किसके सामने शपथ ली जाएगी एफिडेविट्स पे? तो भाई या तो जज, कोई भी जज, चाहे वो जुडिशियल हो या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, उसके सामने, जज के सामने, जज मतलब सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट जज, बट उनके सामने क्यों ही, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोई भी हो, उनके सामने भी एफिडेविट जो है स्वर्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा ओथ कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन जो है या हाई कोर्ट जो है ओथ कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं, तो आप ओथ कमिश्नर के सामने या फिर किसी नोटरी के सामने जिसको अपॉइंट किया जाता है, नोटरीज एक्ट 1952, उनके सामने जाकर के एफिडेविट जो है स्वर्न कर सकते हैं। तो देखो बी या सी जनरली इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। एफिडेविट में कौन सी बातें लिखी जाती हैं, तो मैं बताऊं, दो बातें मेनली लिखी जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो डेपोनेंट अपने नॉलेज से प्रूव कर सकता है, कोई भी बात जो कि डेपोनेंट अपने नॉलेज से प्रूव कर सकता है उसको लिखा जाता है। और दूसरी बात ऐसी लिखता है जो उसको लगता है कि ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको लगता है कि ये बात सही है, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है जिससे उसको लगता है ये बात सही है। और जब भी ऐसी बात होगी कि उसको ये लगेगा ये सही है और उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, तो उसको ये बात लिखनी पड़ेगी कि ये बात मेरे नॉलेज में सही है और साथ ही साथ इन ग्राउंड्स पर मुझे ऐसा लगता है। तो साथ ही साथ डेपोनेंट को क्या लिखना पड़ेगा, क्लियरली स्टेट द ग्राउंड ऑफ सच बिलीफ, क्लियरली लिखना पड़ेगा किस ग्राउंड्स पर उसको ऐसा विश्वास है। तो दो बातें लिख सकते हैं, जो भी आपके खुद के नॉलेज में है वो बात, दूसरी बात जहां वो आपको लगता है कि you have certain reasonable grounds to believe it to be true, then in that case you will also write the grounds of such belief। ठीक है, अब कोर्ट के पास ये पावर होती है कि बहुत सारी बातें मान लीजिए एफिडेविट में है, तो उसमें से जो भी स्कैंडलस और इररिलेवेंट बातें हैं, समथिंग विच इज हार्मफुल और समथिंग विच इज इररिलेवेंट, उनको जो है कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकता है, स्ट्रक आउट कर सकता है, अमेंड कर सकता है। ठीक है, अब भाई प्रीवियस कन्विक्शन है, बहुत बार आया था, मैंने बताया था प्रीवियस कन्विक्शन जो है पढ़ के सुनाया जाएगा। अब प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करना है या प्रीवियस एक्विटल को प्रूव करना है तो कैसे किया जाएगा, तो सीधी सीधी बात है, पुराने कोर्ट का ऑर्डर ऑफ सेंटेंस लेके आओ, रिकॉर्ड लेकर के आओ, उससे पता लग जाएगा। जो पुराने कोर्ट का क्या है, एक्विटल का या कन्विक्शन का जो ऑर्डर की कॉपी है, सेंटेंस की कॉपी है, उसको लेकर के आ जाओ, पता लग जाएगा। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, कन्विक्शन के केस में, एक्विटल के केस में तो आपको क्या लेकर के आना पड़ेगा, वही ऑर्डर लेकर के आना पड़ेगा पुराने कोर्ट का।
लेकिन कन्विक्शन के केस में आप ऑर्डर भी लेके आ सकते हो, कॉपी ऑफ सेंटेंस भी लेके आ सकते हो, और साथ ही साथ आप कन्विक्शन के केस में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल से एक सर्टिफिकेट लेकर के आ सकते हो कि भाई आप इतने से इतने समय के लिए वारंट ऑफ कमिटमेंट के अंतर्गत पनिशमेंट आपने यहां पर सफर किया है, और फिर लास्ट में आप जो है एक्विटल हुए, कन्विक्शन हुआ, जो भी आपकी बातें रही, वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल जो है उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, तो वो भी आप लेकर के आ सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए जरा, कोई डाउट इसको लेकर के? इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत आसान आसान से प्रोविजंस हैं। There's nothing much which will disturb you, bother you. Now, moving forward, we have section 335, very very important. Previously it used to be, I guess, आपका 299, 299 something like that only. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसके बारे में आपको चर्चाएं कर चुका हूं 2-3 बार। मैंने बताया कि जो जनरल रूल होता है, जो इस चैप्टर के हमने दूसरे ही सेक्शन में देखा कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो किसके प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा? अक्यूज्ड के प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा। वेल एंड गुड, बट सेक्शन 335 रीड्स आउट एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। It says record of evidence in absence of accused. accused की absence में, तो मैंने आपको तभी बताया था कि भाई मान लीजिए accused जो है वो भाग गया है, he has absconded and there is no likelihood कि उसको अभी अरेस्ट किया जा सके, और जो ऑफेंस है वो बहुत सीरियस है, इट इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो फिर आप जो है ट्रायल के साथ प्रोसीड करेंगे और क्या करेंगे? एविडेंसेस को लेना चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि बाद में वो विटनेस जो है मान लीजिए अवेलेबल ना रहे, तो फिर जब आपने एविडेंस अभी रिकॉर्ड कर लिया है, तो जब उसको पकड़ लिया जाएगा दोबारा से आप एविडेंस लेंगे, बुलाएंगे एविडेंस वालों को, जिन्होंने भी जो भी विटनेसेस थे, विटनेसेस को आप बुलाएंगे, लेकिन हो सकता है उनमें से कोई विटनेस अवेलेबल ना रहे इन फ्यूचर, तो जो आपने पहले एविडेंस रिकॉर्ड किया था उस एविडेंस को यहां पर इस इंक्वायरी ट्रायल में फिर बाद में यूज किया जा सकता है जब उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इफ इट इज प्रूव्ड दैट एन अक्यूज्ड पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड, पहली बात ये प्रूव करनी है कि वो एब्सकॉन्ड कर गया है। सेकेंड, देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग हिम, अभी नहीं है ऐसा पता कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई commit for trial of such offense complained of may in his absence। जो कोर्ट क्या है? या तो ट्रायल कोर्ट है, या वो कोर्ट क्या पावर रखता है? केस को कमिट करने की पावर रखता है, तो वो कोर्ट चाहे तो मे इन हिज एब्सेंस, हिज मतलब कौन? अक्यूज के एब्सेंस में एग्जामिन द विटनेस produced on behalf of the prosecution and record their disposition and any such disposition। यहां से का इफेक्ट चालू होगा। रिकॉर्ड कर लिया आपने, now what is the effect of this recording? Any such disposition may on the arrest of the person be given in evidence against him on the inquiry or trial the offense with which he is charged if कब दी जाएंगी? हमेशा नहीं, जब भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसको ट्रायल में लेकर के आया गया, आपको फिर से विटनेस लाने पड़ेंगे, लेकिन जो आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया था उसके एब्सेंस में उसको यूज कर सकते हो। कब? अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इफ द डेपोनेंट इज डेड, इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कैन नॉट बी फाउंड, हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड without any delay without any amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would be reasonable। तब जो है आप क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर एविडेंस को यूज कर सकते हैं। आपने पहले उसकी एब्सेंस में रिकॉर्ड कर लिया था, वो एब्सकॉन्ड चल रहा था,
आपको पता था अब इमीडिएटली नहीं उसको अरेस्ट किया जा सकता है, आपने एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया था किसी विटनेस का, उसको आपने अरेस्ट कर लिया, अब अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में लेकर के आ गए हो, आपको फिर से विटनेस बुलाना पड़ेगा और उसके प्रेजेंस में एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन बन रही है कि उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आपको विटनेस के तौर पे बुलाना था, उसकी मृत्यु हो गई है, अब वो एविडेंस नहीं दे सकता है, इज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या उसको ढूंढा ही नहीं जा सकता है, या उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है कोर्ट के सामने विदाउट एनी अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस, इनकन्वीनियंस। भाई वो कनाडा जाके शिफ्ट हो गया, अभी क्या कनाडा से उसको एक टेस्टिमनी के लिए यहां बुलाया जा सकता है? इट विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो अगर ये सिचुएशन है तो बिना उस व्यक्ति को दोबारा से बुलाए आपने जो पहले डिपोजिशन रिकॉर्ड की थी उसको ही एविडेंस में इंक्लूड किया जा सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए जरा, ये बात आप सभी को समझ आई या नहीं आई? बड़ा आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, सबसेक्शन 2, if it appears that an offense is punishable with death or life imprisonment has been committed by a person or some persons unknown, किसी व्यक्ति के द्वारा कमिट किया है और वो व्यक्ति अननोन है, द हाई कोर्ट और द सेशन जज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 किसके लिए था? ट्रायल कोर्ट और कमिटल कोर्ट के लिए। दो कोर्ट को पावर थी, या तो जिस कोर्ट के पास में ट्रायल की पावर है, जिस कोर्ट के पास में कमिट करने की पावर है, वो कोर्ट प्रोसीड कर रहे थे। यहां पर हाई कोर्ट और सेशन जज जो है किसी भी मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो इंक्वायरी और एग्जामिनेशन किसी विटनेस का कर सकता है, हु कैन गिव एविडेंस कंसर्निंग द ऑफेंस एंड डिस्पोजिशन सो टेकन मे बी गिवन अगेंस्ट any person who is subsequently accused of the offense if the deponent is dead। कब? देखो जरा, वहां पे भी situations थी, यहां पर भी situation, if the deponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limits of मैं आपको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। एक FIR रजिस्टर कराई जाती है और इस FIR में लिखा हुआ है कि मर्डर हुआ है। किसने किया है? लिखा है अज्ञात। इट इज नॉट नोन हु हैज कमिटेड दिस मर्डर। इट इज श्योर दैट द मर्डर इज कमिटेड, बट इट इज अननोन बाय whom दिस मर्डर इज कमिटेड। नाउ व्हाट यू विल डू? तो बोला गया कि ऐसे में हाई कोर्ट जज या फिर सेशन जज किसी भी मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डायरेक्शन दे सकते हैं। क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? कि आप इंक्वायरी करिए और किसी विटनेस को एग्जामिन भी कर सकते हैं, जिसको भी जो भी एविडेंस पता है उन एविडेंसेस को आप ले सकते हैं, और फिर इन जो विटनेसेस का एविडेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया है, इस एविडेंस को बाद में किसी भी प्रोसीडिंग में दिया जा सकता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। कब? जब पता लग जाएगा, आपने मान लीजिए एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कर लिया, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फिर बाद में पता लगा अरे ये जो ऑफेंस है वो एक्स ने कमिट किया था, तो जब एक्स को लाया जाएगा कोर्ट में तो यही एविडेंस जो पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा, उसको एविडेंस के तौर पे यहां पे दिया जाएगा, एविडेंस के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? ये तभी दिया जाएगा जब वो विटनेस या तो मर चुका है, या वो इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, या फिर वो इंडिया की लिमिट्स से बाहर रहता है। देखो जरा, बहुत छोटी छोटी सी नॉर्मल सी चीजें हटा दी, अमाउंट ऑफ डिले हटा दिया, एक्सपेंस हटा दिया, इनकन्वीनियंस हटा दिया, बिकॉज द ऑफेंस इज ग्रेव, डेथ से पनिशेबल है वो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है वो, इसलिए केवल 3 ग्राउंड जो है वो रह जाते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए जरा। वहां पर कौन सा कोर्ट था? ट्रायल कोर्ट और कमिटल कोर्ट। यहां पर कौन सा कोर्ट है? यहां पर कोर्ट है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हु हैज बीन गिवन डायरेक्शन बाय द सेशंस जज और द हाई कोर्ट जज। वहां पर एब्सकॉन्ड कर गया, उसको अभी अरेस्ट नहीं कर सकते, यहां पर पता ही नहीं किसने अपराध किया है, ठीक है।
वहां पर अपराध कोई सा भी हो, यहां पर अपराध बताया गया कि जो तो या तो डेथ से पनिशेबल हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल। इज दिस क्लियर? बोथ ऑफ द सबसेक्शंस आर क्लियर टू यू? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है या रिपोर्ट जो है वो किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा, किसी मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा बनाई गई है। किस पर्पज से बनाई गई है? इस पर्पज से कि उसको एविडेंस में यूज किया जाएगा, उसको एविडेंस में यूज किया जाएगा। भाई किसी पब्लिक सर्वेंट ने, किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट ने या मेडिकल ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट बनाई, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई रिपोर्ट बनाई या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाया इस पर्पज से कि भाई इसको एविडेंस में यूज किया जाएगा, और उसके पहले ही वो पब्लिक सर्वेंट या जो एक्सपर्ट है या जो ऑफिसर है उसका या तो ट्रांसफर हो जाता है, या वो रिटायर हो जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और या फिर उस पब्लिक सर्वेंट को या ऑफिसर को जो है ढूंढा ही नहीं जा सकता, ही कैन नॉट बी फाउंड, और ही इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग डिस्पोजिशन, ही हैज बिकम इनकैपेबल, या उसकी अटेंडेंस को जो है बिना किसी डिले किए जो है सिक्योर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट शैल सिक्योर द प्रेजेंस ऑफ सक्सेसर ऑफ सच पब्लिक ऑफिस, सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर who is holding post at the time of such disposition to give disposition on such document or report। तो भाई जो भी व्यक्ति उसके अगले, भाई उसका सक्सेसर तो आया होगा, वो चला गया है, उसकी जगह कोई और व्यक्ति काम करने आया होगा, उसको जो है फिर जो है बुलाया जाएगा डिस्पोजिशन के लिए। प्रोवाइडेड दैट नो पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर शैल बी कॉल्ड टू अपीयर बिफोर कोर्ट अनलेस द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर इज डिस्प्यूटेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज टू द ट्रायल और अदर प्रोसीजर। जब तक डिस्प्यूट नहीं किया जाएगा तब तक सही है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। आप जब डिस्प्यूट कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि भाई हम इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, देयर आर सम लैकुनाज, देयर आर बी सम इरेगुलरिटीज, किसी पार्टी ने लीक कर दिया, फिर उस व्यक्ति को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। Provided further that the disposition of the public servant may be allowed through audio, video, electronic भी वो जो है की जा सकती है। तो ये बात समझ में, नया प्रोविजन पहले ऐसे नहीं हुआ था, अभी इसको जोड़ दिया गया है। सिचुएशन इज कि भाई सक्सेसर को बुला लीजिए। अब वो व्यक्ति को तो बुला नहीं सकते हैं आप, वो मर गया है, उसने रिकॉर्ड किया था, डॉक्यूमेंट बनाया था, रिपोर्ट बनाया था, अब वो नहीं रहा, ट्रांसफर हो गया, उसका रिटायर कर गया, वो उसको बुलाया नहीं जा सकता है, ही हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। तो ऐसे केस में उसके सक्सेसर को, जो भी उसकी जगह पे ऑफिस में नया आ गया है, उसको आप जो है बुला सकते हैं ऐसी डिस्पोजिशन को देने के लिए रिगार्डिंग सच डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? बताइए ज़रा, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको इन प्रोविजंस को लेकर के? फ्रॉम 326 to 336, total 11 sections. They are very, very important. I must tell you, they are very, very important.